गुड इवनिंग। आई होप कि आपने 2 चैप्टर ओके कर लिए होंगे सीडीपी के और बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब उसका टेस्ट होना चाहिए, उसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें अब क्या काम करना है कि अब फिर वही तीसरा चैप्टर है तो इसका भी वही सेम प्रोसेस, पहले एक्सरसाइज करेंगे फिर उसके बाद ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले ये प्रस्तावना हो जाएगा। प्रस्तावना में कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा वो देते हैं, तो इसको ना पढ़िए, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ोगे तो अभी पहले एक्सरसाइज करेंगे, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ इस चैप्टर में। ठीक है, पहले हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, तो शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास क्या होता है, भार में क्या फ़र्क पड़ता है, लंबाई में क्या फ़र्क पड़ता है, मस्तिष्क दिमाग सिर में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, धड़कन का विकास क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी जो है बाल्यावस्था में। तो ये सारी चीज़ें मांसपेशियाँ, हड्डी, दांत, ये सब आप देख रहे हो। तो पूरा ओवरऑल बाल्यावस्था की पूरी कहानी इसमें दे रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखना है और फिर आगे बढ़िए। और क्या है इसमें चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में स्पेशली देखा जाए तो बाल्यावस्था की सारी चीज़ें दे रखी हैं, सारी बात बाल्यावस्था अवस्था की ही है। ठीक है, और आगे देखिए, आगे बढ़ जाइए। और यहाँ भी कुछ नहीं, सामाजिक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था मतलब कि ओवरऑल बाल्यावस्था की सारी बातें हैं। सामाजिक और शारीरिक सारी विकास बाल्यावस्था में क्या क्या होते हैं एक बच्चे पे, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करी गई हैं। ठीक है, तो हम लोग सीधा पहुँचते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पहले करेंगे, फिर इस चैप्टर में जो चीज़ें होंगी थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर थोड़ा लंबा जा रहा है। तो खास चीज़ें बस केवल क्वेश्चन करने के बाद हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कितने क्वेश्चन हैं पहले हम लोग इसका थोड़ा सा एवेल्यूएशन कर लेते हैं। टोटल यहाँ से आ जाते हैं, ये टोटल हो गए 67। ठीक है, 67 क्वेश्चन है, पहले से ही कम है। जैसे पिछले वाले में शायद 84 क्वेश्चन था, इसमें मात्र 67 क्वेश्चन है। 1 घंटे का काम है बैठ करके सारे क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करना है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। जैसे देखिए, नवजात शिशु का भार कितना होता है, शिशु की हड्डी कितनी होती हैं। ठीक है, और इसके बाद में अस्थाई दांत निकलने, जन्म, ये सब चीज़ें देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। ये बैठ करके आप बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा सिंपल स्लाइड कर दे रहा हूँ और आपको दिखा दे रहा हूँ, आंसर भी है नीचे। तो एक क्या करें, आप वीडियो को रोक सकते हो और ये पूरा आप फटाक से ओके कर लीजिए। देखिए अभी मैं इसमें केवल गाइडेंस कर सकता हूँ, आपको थोड़ा बैठ करके टाइम देना होगा और फिर मेरा एक ही काम होगा कि मैं टेस्ट लूँगा। जैसे मैंने 2 चैप्टर अभी फिनिश किए हैं, 2 चैप्टर का आपका एकदम अच्छे से टेस्ट होगा। मैं उसको आपको क्वेश्चंस पूछूंगा और आप उसका पूरा आंसर देंगे अच्छे से। ठीक है, तो 2 चैप्टर का टेस्ट हम लेंगे और बाकी जितने भी इधर चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है, इसका सिस्टम यही रहेगा। अब आप बैठ करके इसको फिनिश करिए। ठीक है, तो ये पूरे जितने भी 67 है इस 3rd चैप्टर में बिल्कुल आसान है और इनको आप बैठ करके बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है, और कर सकते हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और अगर फिर भी कोई लैंग्वेज समझ ना आती है किसी क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं आप। वैसे आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश पीडागाजी। ठीक है, इंग्लिश पीडागाजी के कुछ खास चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। तो ये आपका होमवर्क रहेगा रोज़ का, ये आप रोज़ करते जाइए। हर दिन का एक चैप्टर आपको फिनिश करना है किसी भी हालत में। तो ये आज का काम हो गया आपका। एवरीडे मैं एक लेक्चर भेज रहा हूँ तो इसमें थोड़ा समझा रहा हूँ। अभी हम लोग क्या काम करेंगे, आगे चल के हमारा 40 मिनट का लेक्चर होगा जिसमें 10 मिनट का सीडीपी होगा और 10 मिनट का इंग्लिश पीडागाजी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, और 10 मिनट का हमारा मैथमेटिक्स होगा, और 10 मिनट का हमारा ईवीएस होगा। और किसी दिन हमारा हिंदी का एक अलग लेक्चर आएगा और हिंदी हम लोग पूरा कवर करेंगे। हिंदी ज़्यादा नहीं है तो हिंदी हम लोग 2 या 3 लेक्चर में फिनिश कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इंग्लिश पीडागाजी पे काम करने वाले हैं। ओके, चलिए इंग्लिश पीडागाजी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो डिस्कस किए गए हैं, तो आप यहाँ देख लें। इंपॉर्टेंट सेइंग अबाउट लैंग्वेज, जिन्होंने लैंग्वेज के बारे में कुछ खास चीज़ें कही हैं उनके कुछ ये क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे देख लेते हैं थोड़ा। जैसे बोला गया है, लैंग्वेज इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आदमी के व्यवहार का, ठीक है, आदमी का जो बिहेवियर होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर जो होता है वो भाषा होती है। ठीक है, भाषा जैसी होगी वैसे उसका करेक्टर होगा। ठीक है, ये किसने कहा था, ग्लीजन ने, तो ये याद रखना होगा आपको। अगला देखिए, इंग्लिश इज़ आवर मेजर विंडो, मेन खिड़की कही गई है इन द मॉडर्न वर्ल्ड। जो आज का नया ज़माना आने वाला है उसकी इंग्लिश जो है खिड़की है, सबसे बड़ी खिड़की है। ये किसने बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा देख। अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। अ सिंगल सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लिटरेचर इज़ वर्थ द होल लिटरेचर ऑफ इंडिया अरेबिया। इंडिया अरेबिया के बीच में जो सबसे एक सिंगल ऐसी अपनी खुद की एक लिटरेचर है, ठीक है, तो वो जो उनको मतलब एक दूसरे को जोड़ती है वो कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश है। लॉर्ड मैकाले ने कहा था। और एक चीज़ ध्यान लीजिए कि इंडिया में जो इंग्लिश स्टार्ट करने वाला बंदा था वो यही लॉर्ड मैकाले था। और ये जो है
लॉर्ड मैकाले जी जो थे उन्होंने 1808 में इंडिया में इंग्लिश स्टार्ट करी थी। इंग्लिश में जो है इंडिया में बिल्कुल भी नहीं थी पहले, तो लॉर्ड मैकाले को ही जाता है कि इनको कहा जाता है इंग्लिश के मामले में, ठीक है। फिर अगला है मदर टंग इज़ द बेसिक ऑफ ऑल वर्ड्स। जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी शब्द हैं, उन सब के जो जो बेसिक मदर है, मदर टंग है, वो क्या है, इंग्लिश ही है। तो ये है रायबर्न, इन्होंने कहा है। गाइडेड कंपोजिशन इज़ नॉट पेनेसिया ऑफ ऑल द प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग कंपोजिशन टू द फॉरेन स्टूडेंट। तो फॉरेन स्टूडेंट को पढ़ाना है अगर, तो उनके लिए एक अच्छा कंपोजिशन इंग्लिश का होता है, ठीक है। ये किसने कहा था, एलन कैम्पबेल ने, ठीक। तो द स्टैंडर्ड इंडियन प्रोनाउंसिएशन शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मदर टंग। ये सारे छोटे छोटे इन्होंने जो इंग्लिश को जो बिल्कुल वो दिया है, अच्छा सा एक वो दिया है, एग्जाम्पल नाम दिया है कि इंग्लिश कहाँ काम करती है। रीडिंग मेक अ फुल मैन, राइटिंग एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस आर रेडी मैन। तो ये इंग्लिश का ही मटेरियल होता है, ठीक है। इंग्लिश स्पेलिंग इज़ द नेशनल मिसफॉर्चून टू इंग्लैंड, इंटरनेशनल मिसफॉर्चून इज़ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैक्स मूलर ने कहा था, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा इसमें जो खास चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सब चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, बस कुछ चीज़ें खास रहेंगी तो वो चीज़ें हमें फोकस कर देनी है, माइंड में थोड़ा रखना है कि इंग्लिश के बारे में बात कही गई है, ठीक है। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो फादर ऑफ जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स हैं वो कौन है, वो हैं फर्डिनेंड डी सॉसर। तो ये हैं, ये फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स हैं। लिंग्विस्टिक मतलब जिनको भाषा में कई भाषाओं का नॉलेज हो, मॉडर्न भाषाओं का कई मतलब नॉलेज है, तो वो हैं यही है, ठीक है। अगला है ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स, यानी लिंग्विस्टिक्स मतलब भाषाओं के ब्रांच कौन कौन से हैं। तो पहला है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। इस ब्रांच में हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्हिच यूज़ एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक्स साइंस लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, लैंग्वेज टीचिंग का जो साइंस होता है वो पढ़ते हैं हम लोग हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में। अब यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, एटमोलॉजी आता है एग्जाम में। एटमोलॉजी क्या होती है, एटमोलॉजी होती है वर्डों को पढ़ना, ठीक है। जो वर्ड जैसे कि ABCD, सॉरी जैसे कि बॉय गर्ल्स, ये जो वर्ड्स बने हैं, ठीक है, वो तो अल्फ़ाबेट्स हो गए। वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, ये सारे वर्ड्स जो इनका कंस्ट्रक्शन हुआ है इन्हीं को पढ़ना जो होता है एटमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। फिर है डायलेक्टोलॉजी, ये जो होता है हिस्टोरिकल स्टडी को दिखाता है, ऐतिहासिक चीज़ों को पढ़ना डायलेक्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि डायलेक्टोलॉजी है क्या, ओके। फिर है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी जो होती है साउंड, फ़ोन मतलब होता है साउंड, अब फ़ोन सुना ही है फ़ोन, तो साउंड से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो फोनोलॉजी में पढ़ा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कि फोनोलॉजी क्या है। तो स्टडीज़ इन फोनोलॉजी कैन आल्सो कंसर्न कंपैरेटिव अप्रोचेस टू द लैंग्वेज स्टडीज़ बिटवीन डिफरेंट टाइम पीरियड डायलेक्ट एंड लैंग्वेज। तो फोनोलॉजी से हमें पता चल जाता है अलग अलग टाइम के बारे में पता चलता है कि कैसे क्या भाषा है, ठीक है। अगला है मॉर्फोलॉजी या सिंटैक्स। ये क्या होता है कि ये जैसे कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होके हैं, यानी कि दो चीज़ों को जोड़ना, ऐड करना, सिंपल इतना ध्यान रखिए कि ऐड करना मतलब कि मॉर्फोलॉजी या सिंटैक्स कहलाता है। तो हाउ द मीन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द लैंग्वेज इवॉल्व ओवर द टाइम, इट यूजली फोकस ऑन द इन्फ्लेक्शनल सिस्टम। तो ओवरऑल ये है कि ये एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, और सिंटैक्स मतलब कि एडिशन के बारे में, तो ये चीज़ें होती हैं। फिर अगला आता है, फिर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी वो होती है कि जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेंटल डिक्शनरी, यानी हम लोग जो भी कुछ वर्ड पढ़ते हैं सारे वर्ड्स हमारे माइंड में स्टोर हो जाते हैं, तो जो वर्ड हमारे माइंड में रहते हैं उस वर्ड को हम दोबारा बोलते हैं, तो वो मॉर्फोलॉजी का एक पार्ट होता है, ठीक है। सिंटैक्स, फिर हमने वही सिंटैक्स मतलब ऐड करना, लेकिन बेसिकली सिंटैक्स एक और चीज़ होती है। सिंटैक्स मतलब ये भी होता है कि हम कैसे वर्ड को बोलें। जैसे हम कह रहे हैं कि मान लो कि हमने कहा आई एम गोइंग, तो आई एम गोइंग जो है एक ऐसा परफेक्ट वर्ड है, एक परफेक्ट सिस्टम है कि पहले आई, फिर वर्ब लगा, फिर जो है मेन वर्ब लगा। तो ये एक रूल है कैसे वर्ड को कंस्ट्रक्ट किया जाए, तो सिंटैक्स के तौर पे आता है। अगर इसको हम बोलते हैं आई एम गोइंग आई, तो ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, तो ये सिंटैक्स इसको सुधारने के लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फोनेटिक मतलब कि इट कंसर्न विद द फिजिकल मतलब कि शरीर से रिलेटेड जो होता है वो फोनेटिक होता है। फोनोलॉजी वापस से आ गया, जो हम लोग जो बोलते हैं, ठीक है, आवाज़, ठीक है, वही होता है। सिमेंटिक, हाँ, फिर आता है, फिर यहाँ पे आगे आया फिर व्हाट इज़ मॉर्फिन। मॉर्फिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस समय जो कह रहा है कितने मॉर्फिन्स हैं दुनिया में, तो 3 है मॉर्फिन, 3 मॉर्फिन है दुनिया में इस समय। अब देखो यहाँ पे मॉर्फिन्स क्या है, तो मॉर्फिन्स का काम क्या होता है, जो शिष्य होते हैं जिनको आप पढ़ाते हो
क्योंकि आप टीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप टीचर बनने जा रहे हो। तो टीचर के लिए क्या होता है कि वो ऐसा चीज़ सिखाए, मॉर्फिम्स में ये सिखाया जाता है कि बच्चा वोकेबलरी में मास्टर हो जाए। मास्टर मतलब वोकेबलरी जो लर्न करनी होती है। राइट करेक्ट स्पेलिंग लिखने लगे। मेक द करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड, और सही सही वर्ड का यूज़ करे। तो वही होता है मॉर्फिम्स का ऑब्जेक्टिव, उसके उद्देश्य यही होते हैं मॉर्फिम्स के। ठीक है, ध्यान रखिए। फिर आ गया अगला थर्ड सेक्शंस, इंपॉर्टेंट पीडागॉजिकल पॉइंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये पहले बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब हम कभी बोलते हैं तो पहले सब्जेक्ट बोलते हैं, फिर वर्ब बोलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि हमने कहा राम इज़ गोइंग, राम जाता है, या राम जा रहा है। ठीक है, तो राम इज़ गोइंग में राम सब्जेक्ट हो गया, इज़ हो गई वर्ब, और उसके बाद बाकी जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश में क्या होता है, टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस, सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो इट इज़ आल्सो फेमसली नोन एस बी ओ, ठीक, शॉर्ट में। तो इसके टोटल कितने 9 पैटर्न हैं, 9 पैटर्न होते हैं, अभी हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे है सिंटैगमेटिक, इट टर्म यूज फॉर स्पेसिफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। तो हमें इतना ज़्यादा भी फोकस नहीं करना है, बस जो चीज़ें खास हैं उस पर फोकस करना है। ठीक है अब देखो आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश पढ़ाने का क्या मतलब है, ये समझना है हमें। पहला नंबर रिक्रेशनल इम्पोर्टेंस, कल्चरल इम्पोर्टेंस, प्रोफेशनल इम्पोर्टेंस, 3 तरह के इसके इम्पोर्टेंस बनेंगे। ठीक है, राजा राम मोहन राय वॉज द रिफार्मिस्ट सपोर्ट इंग्लिश एजुकेशन इंडिया। राजा राम मोहन राय काफ़ी सपोर्ट किया था। और टीचिंग इन मदर टंग हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड मेंटल, इमोशनल और सोशल। बच्चे का मेंटली, इमोशनली और सोशली 3 तरह का डेवलपमेंट होता है इंग्लिश पढ़ाने से। ठीक है, फिर है बट द यूज़ ऑफ मदर टंग कॉजेज हिंड्रेंस इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, आप स्टार लगा लीजिए कि अगर लिखा है टीचिंग इन मदर टंग, मदर टंग मतलब हमारी जो रियल भाषा होती है, रियल भाषा हमारी क्या है, हिंदी। तो हम लोग हिंदी में अगर किसी चीज़ को पढ़ाएं, अगर इंग्लिश को हम लोग हिंदी में पढ़ाएं तो बच्चे के अंदर ये चीज़ डेवलप होगी, मेंटली बच्चा स्मार्ट होगा, इमोशनली स्मार्ट होगा और सोशली भी स्मार्ट होगा। ये तीनों चीज़ में डेवलप होंगी। बट प्रॉब्लम भी होगी पढ़ाने में, क्योंकि कौन कौन सी प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगी कि उसको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी, वो सही से इंग्लिश वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा। वोकेबलरी में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आइडियोमेटिक प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आवाज़ में। तो ये ओवरऑल क्या है कि 3 प्रॉब्लम हो सकती है अगर उसको मदर टंग में पढ़ाया जाएगा तो। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड, तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश जो होता है वो बेसिकली 3 प्रिंसिपल उसके होते हैं। पहला नंबर साइकोलॉजिकल, तो साइकोलॉजिकल में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल और दूसरा पीडागॉजिकल प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद देखो बेसिकली स्ट्रक्चर अप्रोच इज़ यूज टू टीच इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज। तो फॉरेन लैंग्वेज की तरह इसको पढ़ाया जाता है ताकि इसका स्ट्रक्चर समझ में आए, थोड़ा बस पढ़ाया जाता है। इंग्लिश समझ लीजिए, इंग्लिश का क्या मैटर है, इतना डिटेल में नहीं। पर 4 फेजेज होते हैं इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। पहला नंबर प्री प्रोडक्शन। ठीक है, प्री प्रोडक्शन में क्या होता है, दिस इज़ अ साइलेंट पीरियड इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर में हैव टू 500। ठीक है, क्या होगा, वर्ड्स इन दियर, कितना 500 वर्ड उसको याद करने होंगे, बट दे आर नॉट एट स्पीकिंग। सम स्टूडेंट विल हाउएवर रिपीट एवरी थिंग्स यू से एंड दे आर नॉट रियली प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज बट पैरटिंग। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चों को हम लोग स्टार्टिंग में प्री प्रोडक्शन में क्या सिखाया जाता है, वर्ड मीनिंग रटने को, 500 वर्ड मीनिंग रटा दो। फिर अर्ली प्रोडक्शन में 1000। ठीक है, उसके बाद फिर स्पीच इमरजेंस में थोड़ा बोलना सिखाओ कि भैया थोड़ा सा स्पीड बनाओ, तो 3000 वर्ड में उसके पास बोलने की क्षमता हो जाती है। 3000 वर्ड सीखने के बाद वो इंग्लिश बोल सकता है। और काफ़ी स्पीड में बोलने के लिए उसको क्या चाहिए, 6000 एक्टिव वर्ड उसके माइंड में होने चाहिए, तो वो बढ़िया से इंग्लिश बोल पाएगा। ठीक है, ये सारी बात ध्यान रखना होगा। तो एट अपर प्राइमरी स्टेज चाइल्ड शुड एक्वायर वोकैबुलरी ऑफ कितना 500। ठीक है, इंग्लिश को इंडिया में क्या होता है कि फॉरेन लैंग्वेज की तरह यूज़ करते हैं, बट इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज भी बोल सकते हैं या फिर सेकंड लैंग्वेज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, फिर आता है व्हाट इज़ प्रोज एंड व्हाट इज़ पोएट्री। तो प्रोज क्या होता है आप जानते हो, कोई कहानी की तरह लिखा होता है इंग्लिश में, है ना। तो ये एक तरह का लैंग्वेज होता है दैट फॉर्म मेंटरस स्ट्रक्चर। ठीक है, मेट्रिकल। ये दुनियादारी आपको नहीं पढ़नी है, बस केवल समझना है कि होता क्या है। तो प्रोज और पोएट्री 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो पहले पोएम जो होता है वो क्या होता है, पोएट्री होती है। पोएम जो होती है वो पोएट्री होती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये पोएट्री हो गई। और जो प्रोज होता है वो कहानी की तरह लिखा होता है। ये देखिए कहानी की तरह कोई लिखी होगी कोई बात, तो वो होगी प्रोज, सिंपल सा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्रामर। ग्रामर के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, ग्रामर जो होता है एक तरीके से प्रैक्टिकल एनालिसिस होती है लैंग्वेज की, मतलब हम प्रैक्टिकल काम करते हैं इस पर। ठीक है, ग्रामर पढ़ते हैं तो
ये हो जाती है। ये कोई क्लासिकल इंग्लिश नहीं होती है, इंग्लिश जो है क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि अभी ये नई है, मॉडर्न है। इंग्लिश एक तरह की मॉडर्न लैंग्वेज है सोचते हैं, क्योंकि अरेबिक और संस्कृत बहुत पुरानी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अब देखिए टाइप ऑफ ग्रामर कितने हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्कॉलरली हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल, जनरेटिव हो सकते हैं, 3 तरह के हो सकते हैं। तो फॉर्मल ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर, क्लासिकल ग्रामर, ठीक है, ये होते हैं, इसमें आ सकते हैं। इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव में है ना। पर्सपेक्टिव ग्रामर बेसिकली एम्फसाइज मोर रूल्स। अब जो पर्सपेक्टिव ग्रामर होती है इसमें बहुत सारे रूल जनरेट होते हैं। स्ट्रक्चरल ग्रामर क्या होता है, ये भी इसमें क्या होता है, मोर वन स्ट्रक्चर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें थोड़ा जो इजी लगे आपको वो चीज़ ध्यान रखिए, बस थोड़ा वो मेथड ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट भाषा में ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन जो होता है किसी चीज़ को चेंज करना होता है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, है ना। तो इससे भी लैंग्वेज थोड़ी समझ में आती है। तो इसमें 3 मेथड होते हैं, एक तो पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा सिचुएशनल मेथड, तीसरा स्ट्रक्चर अप्रोच। तो ये 3 बातें, यही खास बातें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो बाकी ये सारी चीज़ें हो गई। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अब कंपोजिशन क्या होता है, कहानी होती है पूरी एक राम कथा। तो टीचिंग ऑफ कंपोजिशन क्या होता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ग्रेजुएशन, सीक्वेंस, ठीक है, 3 चीज़ों पर बेस्ड होती है। तो ये चीज़ें हो गई। अब ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी है। अगला देखिए, ओरल कंपोजिशंस क्या हेल्प करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप ऐसे बोलते हो, कोई कहानी बोलते हो, मतलब बिना पढ़ देखे, यानी ओरली बोलते हो, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपकी बढ़ती है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ स्पीच बढ़ता है, यानी कि बढ़िया से टूटती नहीं है एक लैंग्वेज। जब आप कभी जैसे स्पीकिंग करोगे तो अभी ये जब बोलोगे ओरल कंपोजिशन, ठीक है, यानी कि लंबी कहानी कोई बोलोगे इंग्लिश में, तो आपकी आवाज़ जो है, भाषा टूटेगी नहीं इंग्लिश बोलते वक्त, है ना। फिर है रिटन कंपोजिशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, 3 तरीके से लिखा जाता है कंपोजिशन, मतलब कि वही कंपोजिशन जो एक पैराग्राफ होता है पूरा, तो वो पैराग्राफ कितने तरीके से होता है, स्टोरी हो सकती है, या आर्टिकल हो सकता है, या फिर प्रिसाइज राइटिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। कन्वर्सेशन या डायलॉग जो होता है, एट द लेटर स्टेज ओरल कंपोजिशन कैन बी टॉट थ्रू द ड्रामेटाइजेशन। अब आप ड्रामा किया जाता है उसको सिखाने के लिए कन्वर्सेशन को, है ना। एक डायलॉग बोलो, तुम बोलो, ठीक है, एक इधर से किसी ने बोला, जैसे फिल्मों में होता है। तो वो सारी चीज़ें ड्रामा करके बोली जाती हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन डायलॉग का एक सिस्टम बन जाता है। रीडिंग इन द मेथड व्हिच इज़ नॉट यूज इन द गाइडेंस कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश पे जो है, इस पे फोकस नहीं किया जाता है जब हम लोग कन्वर्सेशन पढ़ते हैं या ड्रामा पढ़ते हैं। फिर अगला है सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ऐसे ही करके फिर कंपाउंड सेंटेंस के पार्ट्स देखेंगे। कंपाउंड सेंटेंस दूसरा पार्ट है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया। ये सारे सेंटेंस मैं फिर से आगे जो है डिटेल में बताऊंगा कि ये सारे सेंटेंस होते क्या हैं, ठीक है। बस इतनी चीज़ें हैं इंग्लिश के मैटर्स में। अब आप इतना जो है, ये मैंने काफ़ी स्पीड में बताया हुआ है, तो इसको थोड़ा थोड़ा आराम आराम से पढ़िए, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये लगभग इंग्लिश की जो जितना भी वो होता है पीडागॉजी, वो फिनिश हो चुकी है। इतनी ही पीडागॉजी होती है, इससे ज़्यादा पीडागॉजी कुछ नहीं होती है। अब इसी को थोड़ा फिर से समझना है। इसको मैंने काफ़ी स्पीड में इसलिए खींचा ताकि एक ही बार में आपका पीडागॉजी फिनिश हो जाए। इससे ज़्यादा पीडागॉजी कुछ नहीं होती है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पीडागॉजी और पढ़ाऊँगा, 1 2 3 लेक्चर और होंगे, उसके बाद पीडागॉजी फिनिश हो जाएगी। फिर ग्रामर के कुछ रूल्स मैं सिखा दूँगा, और उसके बाद फिर इंग्लिश फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ था नहीं है, कुछ है भी नहीं। आराम से बैठ करके ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, वीडियो को रोक रोक के, क्योंकि मैंने काफ़ी स्पीड में बताया हुआ है, तो रोक रोक के इनको नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिए।